मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तक की परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है। आगे वो भी वही बात कहता है, क्या कहता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज स्टेबल। यानी अगर 100 इनकम बढ़ती है, 80 इस बार खाता है, तो अगली बार 100 बढ़ने पर भी 80 ही का उपभोग करेगा। इफ द इनकम इंक्रीजेस बाई 100, he will always consume by 80%. That means MPC is more or less constant. For different individuals, MPC remains constant. तो अगर इनकम लगातार बढ़ती चली जाएगी, 100 से ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी, और कंजम्पशन हमारा 80 से बढ़ता चला जाएगा, तो एक टाइम आएगा जब हमारी इनकम, एक मिनट के लिए मुझे बंद करना पड़ेगा, समथिंग हैज वेंट रॉन्ग, आई विल अगेन स्टार्ट इट जस्ट इन ए मोमेंट। यही डायग्राम आ जाएगा, जस्ट डोंट वरी। जी, तो इनकम हमारी अगर हर बार 100 से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कंजम्पशन अगर हमारा 80 से बढ़ता चला जा रहा है, तो एक पॉइंट आएगा जहां ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है और जो डिस सेविंग है, जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट पर हमारी सेविंग जीरो है, और जितनी हमारी इनकम है उतना ही हमारा कंजम्पशन है। इस पॉइंट को हमने कहा y इज इक्वल टू सी, यानी जितना हम इनकम पा रहे हैं उतना कंज्यूम कर रहे हैं। इसको हम मान सकते हैं सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इनकम, जीवन निर्वाह आय का साधन। इतनी इनकम है कि इसको खर्च किए बिना हम अपना जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते, वी कैन नॉट लिव। अगर इसके बाद हमारी इनकम बढ़ती है, फिर इनकम इंक्रीजेस वाई, देन द कंजम्पशन इंक्रीजेस एट ए लोअर रेट एंड सेविंग्स स्टार्ट। ये जो सेविंग्स हैं, याद रखिए किस एक्सिस से शुरू हो रही हैं? एक्स एक्सिस के काफी देर बाद हो रही हैं। Why? Because we had a negative savings. यानी कहना मतलब बिल्कुल क्लियर है, इट्स वेरी क्लियर दैट whatever is y, हमको सबसे पहले किस पर खर्च करना है? जीवन पर। वी वांट टू लिव, लिविंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो वी डोंट सेव एट ए पॉइंट, जब तक हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन पूरा हो जाए और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारे जीवन निर्वाह के स्तर के बराबर ना हो जाए। वंस दिस पॉइंट इज रीच्ड, सेविंग्स बिगन एंड द गैप बिटवीन द y एंड c is the same as between this. इसका मतलब y is equal to c plus s always. इसको हमने टेबल से समझाने की कोशिश की थी कि अगर हमारा 1000 ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो, y 0 हो, तो we'll consume 1000 and we'll just save it. But once the income increases by 100, MPC is only 80. That means our this savings will reduce and this savings will become zero after a point, whatever that point is. उसके बाद अगर इनकम बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी 100 से, कंजम्पशन बढ़ेगा 80 से, सेविंग्स बढ़ेंगी 20 से, because this 100 या increase in income will be divided into 2 parts. ये एक इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है। He will invest first on his life, जीवन बचाना जरूरी है, and then he will save. So if income rises after a certain point, he will start saving. What is saving? Saving is the difference between income and consumption. तो हम लोगों ने consumption को क्या लिखा? Consumption is equal to autonomous consumption प्लस y का एक पार्ट, ये क्या पार्ट है? MPC। जो MPC है हमने कितना लिखा है यहाँ पर? 0.8। आई डोंट मीन 0.8 ही होगा, 0.9 भी हो सकता है, 0.95 भी हो सकता है। अगर आप कहें तो 1.5 भी हो सकता था। कैसे हो सकता था उसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्यों करेंगे? हो सकता है कि हमारी इनकम इतनी कम हो कि हमको उधार लेकर खाना पड़े, दिस सेविंग्स हो, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे। This y can be 0, this y can be negative, this y can be positive. If this is negative, क्या होगा आप जानते हैं? If this is 0,
दिस होल विल बिकम जीरो। तो ये पॉइंट्स हमको यहां से मिलते हैं। तो 1 इज इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस, या 1 माइनस एमपीएस इज इक्वल टू एमपीसी, या 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस। यानी सीधी सी बात, हम जो नतीजे पर निकले वो एक ऐसे नतीजे पर निकले कि जो इनकम है दैट कैन बी, मतलब जो प्रोडक्शन है दैट कैन बी आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। दिस इज एन आइडेंटिटी फॉर ऑल वैल्यूज, दिस विल रिमेन सेम। दिस इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज एन आइडेंटिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, दिस विल बी ट्रू। इसमें कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप अभी हमसे पूछ सकते हैं। आई गिव यू द चांस कि यू आस्क दिस क्वेश्चन टू मी। सर इसमें ए क्या इंडिकेट करता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मैंने अभी तो बताया भाई, दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब ही क्या है कि जीवन निर्वाह के लिए हमें तो कुछ खर्च करना ही पड़ेगा। वी हैव टू स्पेंड ना। अगर मान लीजिए हमारी आमदनी शून्य है तो क्या हम भूखों मर तो नहीं जाएंगे? कपड़ा तो चाहिए ही चाहिए। तो जो बेरोजगार हैं क्या मर गए? नहीं, कुछ को मरना भी पड़ सकता है अगर उनको उतना भी खाने को नहीं मिलेगा। तो ऑटोनॉमस माने स्वायत्त उपभोग। ये कैश अप्रोच नहीं है भैया। दिस इज वाई इज रेगुलर प्रोडक्शन। जो कंजम्पशन है वो अभी बताऊंगा। वो किसने बताया था? फिशर वगैरह ने बताया था, उसको भी लेके आता हूं, वो मेरा सेकंड वो था। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो नेचुरल रियल प्रोडक्शन हुआ उस प्रोडक्शन में कंजम्पशन कब तक रहेगा? सेविंग व्हेन विल नॉट हैव दी सेविंग? बी इज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। अगर वाई 10,000 है और बी 0.8 है तो इसका मतलब 8,000, यानी बचाया कितना? 2,000। इतना मुश्किल तो नहीं है शायद। फिर भी अगर अभी ने समझ में आया हो तो वी कैन वेट फॉर ए व्हाइल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर एमपीसी का स्टेबल होना मतलब इनकम और कंजप्शन एक ही रेट से बढ़ रही है। लीनियर, हाँ, दिस इज व्हाट हिज असम्पशन इज। उनके कंजम्पशन फंक्शन को क्या मानते हैं? लीनियर। बाद में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा दिस इज नॉन लीनियर, लेकिन वो तो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो हम केन्स पढ़ रहे हैं। तो केन्स का ये असम्पशन है कि दिस विल बी लीनियर, माने एक बार अगर एमपीसी 0.8 है तो दिस विल रिमेन 0.8। अगर 0.9, हाँ बताओ। सर एमपीसी 0 से 1 के बीच हिलाई करेगा हमेशा, इसलिए कि आपकी जो भी है कंजम्पशन कितना होगा? इनकम आपकी बढ़ी 100, ठीक है ना? तो 100 में या तो सब बचा लीजिए तो 0 हो गया, सब खर्च कर दीजिए तो 1 हो गया। यस सर, थैंक यू सर। एमपीसी बिटवीन 0 to 1। हाँ, और कोई सवाल? कुछ नहीं, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आई एम हेयर टू सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स। जब तक केस नहीं समझ में आएगा मैं नहीं चाहता कि आगे बढ़ाऊं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो भाई बोलो। Sir, why a consumer starts saving after the break-even point when saving is 0 and consumption is equal to income? एक तो ब्रेक इवन पॉइंट ही नहीं है। हमने आपसे क्या कहा? दिस इज सबसिस्टेंस लेवल, जीवन निर्वाह। सबसे पहले क्या करेगा? अपना जीवन तो चलाएगा भाई। जब उसके बाद उसके पास कुछ पैसा होगा देन ओनली ही विल से। तो अगर उसकी वाई इतनी कम है तो कैसे खर्च करेगा? पुरानी चीजें बेच के खर्च करेगा, बट लेकिन खर्च तो करता ही चला जाएगा ना। ही हैव टू। ए पॉइंट कम्स जब उसकी जो इनकम है वो पूरे कंजम्पशन के बराबर है, माने वो पुरानी चीजें अब नहीं बेच रहा है। नो डिस सेविंग, दैट मीन्स सेविंग्स इज 0, नाइदर इट इज माइनस नॉर इट इज प्लस, बिकॉज हिज इनकम फुलफिल्स कंजम्पशन। आय उपभोग के बराबर है। अब अगर आय बढ़ती है तब सेव करेगा, घटती है तो डिस सेव करेगा। तो y इज इक्वल टू सी मीन्स कि वहां सेविंग एंड डिस सेविंग इज 0। आकाश राज, कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं पूछना हो तो ये क्यों ओपन क्यू करके बैठे हुए हो? हैं, फोटो भी अपना मोबाइल पे ऐसा डिजाइनदार लगाते हो नॉनसेंस टाइप का। हाँ आकाश राज गायब हो गए ओपन क्यू करके।
यही बड़ा खराब लगता है, इसीलिए मैं क्लास में ही पढ़ाना पसंद करता हूँ, बड़ा गड़बड़ है। आगे चलूं? इज दिस डायग्राम क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए वी मूव अहेड। अब हम एक ऐसा डायग्राम पढ़ा रहे हैं जिसको कल हमने पढ़ाया था। नाउ वी कम टू दिस डायग्राम। अब इस डायग्राम को जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, पहले उसको समझिए। ये है पुराने जमाने के डायग्राम से कंपैरिजन। ये डायग्राम आपने देख लिया है, मैं इसको दोबारा नया बनाना चाहता हूं ताकि आपको ठीक से समझा दूं, तो आई एम मेकिंग इट ए न्यू वन। क्या बना रहा हूं जरा देख लीजिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा y इज इक्वल टू सी प्लस एस, और इसको हमने कहा आइडेंटिटी, माने हर वैल्यू के लिए ये जरूरी होगा। y 0 है तो भी जो कंजम्पशन होगा ये प्लस हो जाएगा। स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन विजुअल नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं है। ओ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अच्छा अभी करता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आई डू इट नाउ। अब हो गई? यस सर। जी सर। यस सर। तो हमने क्या कहा कि अगर y मान लो 0 है, कंजम्पशन इज 1000, तो सेविंग क्या हो जाएगी? -1000। ये अगर 0 है तो, अगर ये 10,000 है और ये 9,000 है तो ये क्या हो जाएगा? 1000। यानी कुल मिलाकर ये दोनों का जो जोड़ है इसके बराबर होगा। इसलिए take any value of y, this will always be correct, and that is why this is called as an identity. Now we are coming to a equation. Equation माने जो किसी एक वैल्यू पर ही ठीक होगी, हर वैल्यू पर नहीं। That is, this is y. अब ये जो y था वो ये था। अगर हम मॉनेटरी इनकम पढ़ें तो हमने शब्द बताया था, याद रखिए, केन्सियन फंडामेंटल इक्वेशंस में ई को हमने कहा था m इंटू वी, यानी टोटल मनी सप्लाई, यानी द मनी दैट द पीपुल हैव इन देयर पॉकेट्स। तो जो भी मनी है उनके पास, वॉट एवर मनी दे हैव, ये हमेशा बराबर होगा दो चीजों के। ध्यान से देखिए, आइदर दिस विल बी स्पेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स और दिस विल बी स्पेंट ऑन इन्वेस्टमेंट गुड्स। ई क्या है? टोटल मनी। इस मनी में से अगर हमने 8,000 रुपए को खर्च कर दिया, वॉट एवर इट इज, तो जो 2,000 बचा, तो इस 2,000 का क्या कर सकते थे? बॉन्ड खरीद सकते थे, या लिक्विड मनी के रूप में रख सकते थे, स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए रख सकते थे। तो इसका मतलब हम इसको कैश भी तो रख सकते थे, लिक्विड मनी के रूप में भी रख सकते थे, बॉन्ड के रूप में भी रख सकते थे, या इन्वेस्ट भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। दिस इज दिस मनी। 10,000 हम पे कैश है, 8,000 हमने कंजम्पशन पर खर्च कर दिया, 2,000 रुपए हमने इन्वेस्टमेंट के लिए रख लिया। इन्वेस्टमेंट रखने का मतलब है हमने मनी अपने पास रखा, इससे चाहे हम बॉन्ड खरीदें चाहे कमोडिटी खरीदें। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि और मनी कमाएं, स्पेकुलेटिव पर्पसेस। हमने जो मनी रखा, ध्यान से देखिए, अगर हम कहें कि एक इनकम y इज इक्वल टू ई, टोटल 10,000 का प्रोडक्शन हुआ और मान लीजिए टोटल 10,000 की इनकम हुई, ठीक है, तो यहां पर आया C और यहां पर आया S और यहां पर आया I, यानी C प्लस I, तो होना क्या चाहिए? S शुड बी इक्वल टू I होना चाहिए। यानी जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सेविंग के रूप में रख, उतना ही सेव कर रहे हैं। ये क्या पॉइंट शो करेगा? ये पॉइंट शो करेगा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। इक्विलिब्रियम पर क्या होना चाहिए? टोटल प्रोडक्शन शुड बी इक्वल टू टोटल मनी सप्लाई और टोटल मनी डिमांड। दिस इज ए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। थोड़ा दिमाग लगाइए,
मान लीजिए कि जो हम इन्वेस्ट सेविंग कर रहे थे, जितनी भी सेविंग कर रहे थे या जितना मनी हमने बचाया, मान लीजिए 8,000 रुपए था, 2,000 जो बचाया, इस 2,000 में से 1,000 हमने फैक्ट्रीज में लगा दिया, इंडस्ट्री में लगा दिया, कहीं भी लगा दिया। तो इसका मतलब यहां पर जो हमारी सेविंग थी उसको बराबर किया कितना, 1,000। लेकिन अगर हमने 1,000 अपने पास कैश रख लिया कि आज नहीं लगाएंगे, कल लगाएंगे, तो SI के बराबर कहां से होगा? हमने ये पैसा रखा हुआ है, लेकिन इस पैसे को हमने इन्वेस्ट एक्चुअली नहीं किया, यानी हमने एक्चुअल गुड्स नहीं खरीदी, यानी एक्चुअल व्हीट, एक्चुअल मशीन, एक्चुअल टेक्नोलॉजी नहीं खरीदी। फिर क्या होगा, इसको हमने इस डायग्राम से शो किया है। जरा ध्यान से देखिए, इन्वेस्टमेंट तो हमेशा पॉजिटिव साइड में होगा ना। इन्वेस्टमेंट तो जो भी होगा, अभी मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बता देता हूं, वो वाई एक्सेस से शुरू होगा। क्यों वाई एक्सेस से शुरू होगा? क्योंकि वाई का एक पार्ट होगा इन्वेस्टमेंट, एक पार्ट होगा सी, और एक पार्ट होगा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट किस पार्ट से शुरू होगा? आई पार्ट से शुरू होगा। मान लीजिए दिस इज इन्वेस्टमेंट विच इंक्रीजेस विद द इनकम। नीचे की तरफ हम क्या ले रहे हैं? जो भी ले रहे हैं। सेविंग्स कहां से शुरू होती है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, सेविंग्स तब शुरू होगी जब एक पॉइंट के बाद हमारी इनकम इसके बराबर हो जाएगी, तब सेविंग्स शुरू होंगी। तो ये हमारी सेविंग शुरू हो गई। मान लीजिए ये सेविंग्स है और ये इन्वेस्टमेंट है। इस पॉइंट पर ये एकदम बराबर हैं। तो इस पॉइंट पर E इज इक्वल टू सी प्लस आई, इसी पॉइंट पर y इज इक्वल टू सी प्लस एस, इसी पॉइंट पर s इज इक्वल टू आई। बाकी पॉइंट पर यहां तक क्या चीज ज्यादा है? I। यहां पर क्या चीज ज्यादा है? इसके बाद s। एक ही पॉइंट इक्विलिब्रियम का मिला। दिस इज ए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस इज ए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक हो गई बात? समझ में आ गई? यस सर। अब मान लीजिए सरकार इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे। सरकार कहां से बढ़ाएगी? एक तरीका है, नया नोट छाप लिया, चुपचाप इन्वेस्टमेंट कर दिया। अभी बताता हूं इसको। अगर सरकार इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे, ध्यान से देखिए, तो एक नया पॉइंट मिला इक्विलिब्रियम का कि नहीं मिला? पहले Z था, अब क्या हो गया? R। तो अगर Z से R का कंपैरिजन करें तो R पॉइंट पर सेविंग भी ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। और सेविंग इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो इसका मतलब इंप्लॉयमेंट भी ज्यादा होगा और आउटपुट भी ज्यादा होगा। और इस पॉइंट पर इंप्लॉयमेंट भी कम होगा और आउटपुट भी ज्यादा होगा या कम होगा। तो I और S इक्विलिब्रियम का पॉइंट तो है, हम मना नहीं कर रहे कि IS और इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है। आई डू एग्री कि इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, लेकिन उसका जो क्वेश्चन है वो क्या है? इज इट ए पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट कौन सा होगा वो हमको देखना है। फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट वहां होगा जिसके आगे लेबर या कोई चीज की सप्लाई फिक्स्ड हो जाए। अब भाई लेबर है ही नहीं देश में, या जमीन नहीं है देश में, या कैपिटल नहीं है देश में, तो अगर इस पॉइंट के पहले कहीं I और S मिल जाता है, इस पॉइंट के पहले कहीं I और S मिल जाता है, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट क्यों होगा? अभी मैं एम्प्लॉयमेंट पे आ रहा हूं। यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से आउटपुट भी बढ़ सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है। और अगर इन्वेस्टमेंट घट जाए, कोविड में क्या हुआ था? इन्वेस्टमेंट किसी वजह से घट गया था। तो अगर घट गया था तो क्या हुआ था? एम्प्लॉयमेंट भी घट गया था, आउटपुट भी घट गया था। तो जहां I बराबर S है, वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट बिल्कुल गारंटीड, लेकिन वो फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट नॉट गारंटीड। अब आगे चलें। हमने तो अभी I और S को बढ़ाकर देखा। मैं एक नया डायग्राम बना रहा हूं, इसी डायग्राम को बना रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। द सेम डायग्राम आई एम मेकिंग टू मेक इट क्लियर, क्योंकि मुझे इसके बाद एम्प्लॉयमेंट पढ़ाना है।
मान लीजिए हमने कहा हमेशा आई किधर से शुरू होगा, याद रखिएगा जिंदगी भर आई इधर से शुरू होगा, एस किधर से शुरू होगा, नीचे से शुरू होगा। दिस इज वन, दिस इज आई, दिस इज एस। एस क्यों नीचे से शुरू होगा, अभी एक्सप्लेन इसीलिए किया था फंडामेंटल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन से। अब अगर एस बढ़ जाए, ध्यान से देखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। आई बढ़ा था तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा था, एस बढ़ने से, सेविंग बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट घटता है। ये पहली दफे बात समझ में आई लोगों को। क्यों आई अभी एक्सप्लेन भी करता। अगर सेविंग घट जाए, माने दूर से शुरू हो, सेविंग घट जाए तो ध्यान से देखिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ये क्या बवाल है, इसी को समझना है। यही तो माइक्रो और मैक्रो का अंतर है। दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू। आई बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट वाज राइजिंग, आई घटने से एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट वर डिक्रीजिंग। एस बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट इज डिक्रीजिंग, एस घटने से एम्प्लॉयमेंट। अब आप कहेंगे ये कैसे गड़बड़ हो गया। अब मैं आपको इसको समझाने जा रहा हूं। यहां तक डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, मैं इसको अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूं। सर इसमें जो इन्वेस्टमेंट वाली लाइन है ये वाई एक्सिस को टच क्यों नहीं कर रही? चलो टच करा दिया, इस लाइन को भी चलो टच करा दिया। अब क्या फर्क पड़ा? टच तो करा सकते हो, लेकिन एस को तो नीचे ला सकते हो, आई को भी इधर ला सकते हो। क्यों? डिसइन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। मैंने कहां कहा कि टच नहीं कर रहे। मैंने तो सिर्फ ये बताया कि आई की लाइन हमेशा कहां से शुरू होगी, वाई साइड से। एस की लाइन कहां शुरू होगी, एस साइड से, एक्स साइड से। क्यों होगी ये भी बताया। पहले मैंने फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन इसीलिए पढ़ा दिया। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो असली कंफ्यूजन है उसको दूर करता हूं ना। हाँ बता, तुम पहले पूछ लो, पहले पूछ लो, कोई बात नहीं, हम पहले सवाल का जवाब देंगे। यस सर, इस फिगर को 2 मिनट में और रिपीट कर दीजिए। अच्छा, ये लाइन है हमारी इन्वेस्टमेंट की लाइन। हमने इस लड़के के कहने पर यहां से यहां तक खींच दी। इसके इधर का मतलब क्या होगा? नेगेटिव होगा ना। नेगेटिव का मतलब इन्वेस्टमेंट नेगेटिव होता जा रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जा रहा है। एक पॉइंट के बाद जब ये और नीचे हो जाएगा तो ये इन्वेस्टमेंट कैसा हो जाएगा? डबल नेगेटिव हो जाएगा, यानी जितना था उससे भी कम हो जाएगा। यहां से यहां तक की इन्वेस्टमेंट की लाइन है जो वाई एक्सिस से शुरू कर रही है। हमसे इससे कोई मतलब नहीं। क्यों? कायदे से इन्वेस्टमेंट की लाइन यहां के इधर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है? इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन होती है न्यू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर प्रोडक्शन। और मैंने बताया था अभी आपको, अभी फिर से बता दूंगा, इसको भी समझा दूंगा, लेकिन अभी केवल इतना समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं ऑटोनॉमस, जो हम अपने आप कर देते हैं। हमारे पास पैसा है, हमने अपना मकान बनाया, कौन सा इन्वेस्टमेंट हुआ? ऑटोनॉमस, माने मन से बना दिया हम। हमारे पास पैसा था, हमने बना दिया। जब मकान बनाएंगे तो हमको क्या चाहिए? लेबर चाहिए, सीमेंट चाहिए, आयरन चाहिए, यानी गुड्स चाहिए। तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। सरकार ने क्या किया? एक फैक्ट्री लगा दी। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। इसे कहते हैं ऑटोनॉमस। जैसे कंजम्पशन होता है ऑटोनॉमस, वैसे इन्वेस्टमेंट भी ऑटोनॉमस होता है। एक होता है इंड्यूस्ड, हिंदी में कहेंगे प्रेरित। इफ द डिमांड ऑफ एनीथिंग इज राइजिंग, अचानक क्या हुआ था? हैंड वॉश की डिमांड बढ़ गई और हैंड वॉश के दाम बढ़ने लगे। 10 रुपए का हैंड वॉश मिलता था, 80 का मिलने लगा। तो हर आदमी क्या करने लगा? हैंड वॉश बनाने लगा। दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड। अभी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं बता रहे, सिर्फ ये बता रहे हैं इंड्यूस्ड माने विच इज इंड्यूस्ड बाय द डिमांड। ऑटोनोमस माने जो होता है ऑटोनोमसली, माने बिना किसी उसके। इन्वेस्टमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए वाई एक्सिस पे ही शो करेंगे।
कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होता। जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं उसका मतलब निवेश नहीं होता, उसका मतलब पुरानी चीजों को बेचने से होता है। इसीलिए मैंने बाईं तरफ नहीं बनाई थी लाइन, लेकिन लड़के ने कहा बना के दिखाइए, हमने कहा बना के दिखा दिया, हमारे पास बोर्ड है, हम जब चाहेंगे बना देंगे। बट एक्चुअली डिसइन्वेस्टमेंट है क्या? We sell the old investment and that is called as investment. Disinvestment is not a investment. ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं ना, ये तो विनिवेश माने जो निवेश किया गया है उसे हम बाजार में बिक्री कर रहे हैं, तो बिक्री करने वाले निवेश को डिसइन्वेस्टमेंट। चलिए आगे। ये जो है एस, ये यहां से क्यों शुरू हो रहा है? मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हमको चाहिए क्या? ऑटोनॉमस कंजम्पशन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। एक पॉइंट पर जहां y इज इक्वल टू सी हो जाएगा उसके बाद ही सेविंग करेंगे, इसलिए सेविंग हमेशा एक सक्सेस शुरू होती है। तो हमने क्या किया? सेविंग को ऐसे बनाया, इन्वेस्टमेंट को ऐसे बनाया। सेविंग किसके साथ बढ़ रही है? इनकम के साथ बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट किसके साथ बढ़ रहा है? इनकम के साथ बढ़ रहा है। तो इधर हमने लिख दिया y, इधर हमने लिख दिया सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग यहां से शुरू हुई, इन्वेस्टमेंट यहां से शुरू हुआ। अब ध्यान से देखिए, जब सेविंग बढ़ रही थी इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम था, मान लीजिए आर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम था, और इस पॉइंट पर इतना एम्प्लॉयमेंट था और इतना इनकम थी। हमने सेविंग बढ़ा दी। व्हाट वी डिड? हमने सेविंग बढ़ा दी तो एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट घट गया। वी मूव फ्रॉम आर टू टी। और अगर हम सेविंग घटा दें, कम कर दें, तो इट राइजेस। ये क्यों होता है इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब ये डायग्राम समझ में आ गया हो तो ठीक है। अभी भी नहीं आया? यस सर, आ गया आगे। चलें आगे। इन्वेस्टमेंट बता दीजिए एक बार। हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट सर। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बता दें, चलिए। डिमांड, देखिए एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर माने साहसी, ठीक है ना? यू नो दिस, यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो आप पूछ रही हैं? यस, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश में। Entrepreneur is one who invests. Why does he invest? To earn profits. ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, मैं इसके अगले बाद एक वही डायग्राम भी बना दूंगा। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जिसको हम करते हैं शुरू, बिगिन। क्यों करते हैं शुरू? क्योंकि हमको लगता है इफ आई इन्वेस्ट आई विल अर्न प्रॉफिट। ठीक है ना? जैसे सरकार को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए रेल का कारखाना लगा दिया, मान लीजिए फर्टिलाइजर की फैक्ट्री लगा दी, हमने मान लीजिए कोई दुकान खोल दी। ऑल दीज आर ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस माने डिसीजन हैज बीन टेकन विदाउट कंसीडरिंग मार्केट। इसका मार्केट से मतलब नहीं है, ये हमारी अपनी इच्छा से हमने किया। स्वायत्त, ऑटोनॉमी, जैसे सरकार ऑटोनॉमस होती है ऐसे ऑटोनॉमी। इंड्यूस्ड माने अचानक किसी चीज में मार्केट की डिमांड बढ़ जाए, हाउसिंग की डिमांड बढ़ जाए, अचानक हैंड वॉश की मांग बढ़ जाए, सैनिटाइजर की मांग बढ़ जाए, ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाए, बड़ा प्रॉफिट दिखने लगे, तो हम उधर फोर्स होकर, इंड्यूस होकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट दो ही तरह का होगा, या तो ऑटोनॉमस होगा और या तो इंड्यूस्ड होगा। सारे सरकारी निवेश ऑटोनॉमस होते हैं। सारे सरकारी निवेश, ऑल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स आर ऑटोनॉमस। और सारे व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले निवेश इंड्यूस्ड होते हैं। एम आई क्लियर? यस सर। कैन आई मूव अहेड नाउ? यस श्योर सर। ओके सर। हाँ सर, एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो ऑटोनॉमस है कि? ऑटोनॉमस भी हो सकता है, इंड्यूस्ड भी हो सकता है। ऑटोनॉमस क्या था? सरकार ने सारे विश्वविद्यालय खोले, सारे कॉलेज खोले, प्राथमिक स्कूल खोले, दीज आर ऑटोनॉमस। अचानक एमबीए की डिमांड बढ़ गई, अचानक इंजीनियरों की डिमांड बढ़ गई, सब लोगों ने अपना कॉलेज खोलना शुरू कर दिया, फीस बढ़ा बढ़ा के लेना शुरू कर दिया। इंड्यूस्ड। व्हेन इट इज इंड्यूस्ड बाय डिमांड राइज, इट इज इंड्यूस्ड। तो मैंने पहले ही डेफिनेशन दे दी, सरकार का काम ऑटोनॉमस, व्यापारियों का काम इंड्यूस्ड। ये जनरल व्यवहारिक परिभाषा दे दी मैंने ना भाई। निवेश कहां करता है व्यापारी? जहां उसको प्रॉफिट की उम्मीद हो। प्रॉफिट की उम्मीद का कैसे पता चलेगा? वेयर प्राइसेस आर राइजिंग, दैट मींस द डिमांड इज राइजिंग। एम आई क्लियर नाउ? यस सर।
आई कैन मूव अहेड? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Now what I wish to explain is, इसी से तो मैं माइक्रो से मैक्रो एक्सप्लेन करने वाला था. Suppose you have an income of, हम बात कर रहे हैं monetary income of 20,000 rupees. You used to spend 14,000 on household articles. 14,000 अपने घर के सामानों के लिए रख रहे थे. 2,000 आपने एक सर्वेंट रखा था जो आपके घर में झाड़ू पोछा लगाता था, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता था, और बाकी 4,000 आपने रखा था स्पेकुलेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए. तो मान लीजिए आपके पास ये आमदनी थी, यू इन्वेस्टेड दिस, यू इन्वेस्टेड दिस, यू इन्वेस्टेड दिस, ये आपने खर्च किया. तो ये तो क्या हो गया, जीवन निर्वाह. इसके बारे में तो भूल जाइए, इसको तो कम करना ही नहीं, इसको तो सोचना ही नहीं, इसके बारे में भी डोंट टॉक ऑफ. ये जो पैसा हम स्पेकुलेशन पर या इन्वेस्टमेंट पर खर्च करने वाले थे, ये तो सी हो गया. और ये भी एक तरीके से सी था क्योंकि हम उस कंज्यूमर की बात करते थे, और ये इन्वेस्टमेंट था. अब हमने इसको नौकरी से निकालकर इसको यहां लगा दिया, यानी हमने अपनी सेविंग्स बढ़ा दी, और इसको हमने लिक्विड के फॉर्म में सोचा पैसा होल्ड किए रहेंगे, थोड़े दिनों बाद मकान बनाएंगे. तो इसको जो 2,000 रुपए इनकम मिलती थी, ये 2,000 इनकम कितनी हो गई, 0. हमने क्या बढ़ा लिया, अपनी सेविंग्स. लेकिन इस आदमी की इनकम हो गई 0. और फिर जो ये खर्च करता किस पर, वीट पर, राइस पर, क्लोथ पर, इन सारे दुकानदारों की आमदनी गई घट, आय गई घट, डिमांड गई घट. और जब डिमांड घट गई तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और बाकी सारी चीजें अपने आप घट जाएंगी. याद रखिए कि अगर हम सेविंग्स बढ़ाते हैं तो क्या कर रहे हैं, सेविंग्स बढ़ाने का मतलब है वी इंक्रीज सेविंग्स. लेकिन इस सेविंग्स को बढ़ाने से हम क्या कर रहे हैं, वी आर रिड्यूसिंग डिमांड, एंड इफ डिमांड इज बीइंग रिड्यूस्ड, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट विल बी रिड्यूस्ड. तो हमने जैसे ही किया, डायग्राम बनाया था अभी कि ये थी सेविंग्स, हमने सेविंग्स बढ़ा दी, सॉरी इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ सकता था. मान लीजिए ये थी हमारी सेविंग्स, हमने अपनी सेविंग्स बढ़ा दी, तो नतीजा क्या हुआ कि ध्यान से देखिए, पॉइंट टी की जगह हम आर पर क्यों चले आए, पॉइंट टी से आर के लिए इसलिए चले आए क्योंकि पॉइंट टी पर हमारी सेविंग कम थी, हम इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे थे, डिमांड ज्यादा थी, आउटपुट ज्यादा था, इन्वेस्टमेंट ज्यादा था. अब डिमांड भी कम हो गई, इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया, हम नीचे आ गए. आप समझिए कि जो हम खर्च करते हैं, दिस इज व्हाट माइक्रो एंड मैक्रो इज. हम अपनी सेविंग बढ़ाते हैं तो हमारी इनकम भले बढ़ रही हो, लेकिन हमारी सेविंग बढ़ने से पूरी सोसाइटी पर क्या असर पड़ रहा है, यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं. सपोज करिए MPC इज इक्वल टू 1, माने 100 का 100. हमारा 10,000 था, तो 10,000 हमने खर्च कर दिया, तो इस समाज के दूसरे वर्ग की इनकम हो गई. दूसरे वर्ग ने खर्च कर दिया तो फिर तीसरे वर्ग की इनकम हो गई, तीसरे ने खर्च कर दिया तो कई और वर्गों की इनकम हो गई. याद रखने की बात है कि द इनकम गोज ऑन राइजिंग, द डिमांड गोज ऑन राइजिंग, द आउटपुट गोज ऑन राइजिंग. हमने क्या किया कि 10,000 में से 8,000 खर्च किया तो 2,000 बचा लिया. जब हमने 2,000 बचाया तो टोटल डिमांड 8,000 की हुई. इन लोगों ने क्या बचाया, 1,600 बचा लिया 80% खर्च करके. तो नेक्स्ट लोगों की इनकम कितनी हुई, 6,400. फिर उन लोगों ने 20% बचा लिया, एंड धीरे धीरे ये इनकम डिक्लाइन करने लगेगी. द मोर यू सेव, द लेस इज द डिमांड, द लेस इज द इन्वेस्टमेंट, द लेस इज द आउटपुट. इसीलिए तो सेज लॉ ऑफ मार्केट ठीक नहीं है, क्योंकि हम अपने पैसे को जितना सेव कर रहे हैं उतना इन्वेस्ट कर दें तो ठीक है. अगर उतना इन्वेस्ट नहीं किया, होल्ड कर लिया, खर्च ही नहीं किया, फ्यूचर के लिए बचा लिया, 10 साल बाद के लिए बचा लिया, तो नतीजा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट विल बी लेस, द आउटपुट विल बी लेस, द इंड्यूस्ड डिमांड विल बी लेस. अब इसको ही मैं एम्प्लॉयमेंट के डायग्राम से समझा रहा हूं, समझा दूं, इसी चीज को समझाऊंगा.
उसके बाद क्वेश्चन आंसर लूंगा। अगर कहें तो पहले समझा दूं, कहें तो पहले क्वेश्चन आंसर ले लूं। सर समझा दीजिए। हैं? समझाइए सर। पहले हम इसको समझाएं या पहले इसको Yes, एम्प्लॉयमेंट sir. से समझा दें? पहले मुझे इसको एम्प्लॉयमेंट से Sir, समझा लेने दीजिए। यस सर। है तो आराम से समझ में आ जाएगा ना। ध्यान से देखो, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। केन्स की थ्योरी को समझोगे तो आराम से समझ में आएगी ना, वहां भी एक्सपेक्टेशंस आ जाएंगे। हमने कल एक और डायग्राम बनाया था। हमने इधर लिया है लेबर एंड इनकम, लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड वाई, लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड वाई। इधर हमने लिया है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड ऑफ व्हाट, गुड्स एंड कमोडिटीज। और हमने लिया है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई किसकी, ध्यान से देखिएगा, हम बात इस समय केवल लेबर की कर रहे हैं, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई में लेबर भी आ सकता था, कैपिटल भी आ सकता था एंड लैंड भी आ सकता था। हमने सिर्फ अभी लेबर लिया है। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एक लेबर की सप्लाई, मैंने जो डायग्राम बनाया था कल ऐसे बनाया था। कैसे बनाया था? सपोज लाइक दिस, कि अगर बहुत सारे लोग हैं, ध्यान से देखते जाइए, और इस पॉइंट के बाद हमने कहा था कि पूरे लेबर का एम्प्लॉयमेंट हो गया तो ये लाइन स्ट्रेट हो गई, अब तो ये बढ़ने वाली नहीं। इसका मतलब इस देश में टोटल फुल एम्प्लॉयमेंट कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये हमने क्या बताई है, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई कैसी है, मैंने इसे थोड़ा कर्विश बनाया, आप चाहे तो स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं। आप ये मान लें कि हर लेबर की जो इनकम है बराबर है। हम लोग ये मानते हैं कि जब लेबर की डिमांड ज्यादा होगी तो कम पर पैसे पर लोग काम करने के तैयार हो जाएंगे। द मोर द डिमांड ऑफ लेबर द हायर द प्राइस दे विल चार्ज। अब आइए, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड की बात क्या कर रहे हैं, कमोडिटीज की डिमांड की बात कर रहे हैं। इस समय हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इंड्यूस की बात कर रहे हैं। डिमांड मान लीजिए टेबल्स की बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि लोगों के पास इनकम थी। तो लोगों ने सोचा टेबल बनाए, तो कब बनाएंगे, जब उनको लगेगा एक्सपेक्टेड यील्ड। यील्ड का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। एक्सपेक्टेशंस दोनों जगह हैं, दोनों दिमागों में है। एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या है, इसको मैंने एग्रीगेट डिमांड कहा। एक्सपेक्टेशन का मतलब है जो हमारा प्रोड्यूसर है वो सोचता है कि मैं एक मेज 500 की बेच पाऊंगा। अगर मुझे लेबर 50 का मिल रहा है तो मैं क्यों ना बनाऊं, अगर मुझे लेबर 100 का मिल रहा है तो क्यों ना बनाऊं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो क्या सोच रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड माने बेचने के बाद जो उसे पैसा मिलेगा, माइनस एक्सपेक्टेड एक्चुअल कॉस्ट। ये एक्सपेक्टेड की वजह से ही तो सब गड़बड़ हो गई ना, जो उसकी थियरी आई जो नहीं समझ में आ रही है। देखिए, आज तो हम सामान बनवाएंगे ना, बेचेंगे नहीं। सामान कल बिकेगा, परसों बिकेगा। मार्केट का सेंटीमेंट परसों क्या होगा, इट इज अनसर्टेन। मैं तो केवल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आज मार्केट में टेबल का दाम 500 है, तो मैं जब तक लेबर लगाता रहूंगा, जब तक मेरी कॉस्ट, सब चीज की कॉस्ट मिलाकर 500 ना आए, उसके बाद मैं लेबर क्यों लगाऊंगा, वाई शुड आई, मैं बिना बात के लेबर क्यों लगाऊंगा। तो मैं क्या देख रहा हूं, अंतर, एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड। अगर मैं एक सामान बेचूं तो मुझे इतना पैसा मिलने की उम्मीद है, 2 सामान बेचूं तो इतना, 3 सामान बेचूं तो इतना। ये मेरी क्या है, एक्सपेक्टेड सेल प्रोड्यूस। इसको मैंने क्या कहा, एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड है क्या, एग्रीगेट डिमांड ऑफ व्हाट, ऑफ कमोडिटीज। ये क्या है, इसको कैसे लेगा, वो लेगा इसको कि इससे हम कितना पैसा कमाएंगे, बिक्री की आय की प्रत्याशा। बिक्री आय माने हम जो बेचेंगे उसकी प्रत्याशित आय क्या है, ये सबसे पहले वो सोचेगा। प्रत्याशित आय किसकी, बिक्री से। तो एक सामान की अगर बिक्री की प्रत्याशित आय 500 है तो तभी तक लेबर या कॉस्ट लगाएगा जब तक उसकी कॉस्ट 500 से कम आएगी, वरना नहीं लगाएगा। दिस इज एज सिंपल एज इट।
तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि जिस पॉइंट पर एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड बराबर हो जाएगा किसके, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। दिस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड दिस इज द पॉइंट वी कॉल एज इफेक्टिव डिमांड, प्रभावी मांग। और ये जो इफेक्टिव डिमांड है ये क्या करेगी, दिस विल डिसाइड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और ये लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का फुल एम्प्लॉयमेंट होना आवश्यक नहीं है, नॉट नेसेसरी, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट तो यहां पर है। अब हम लेबर की कॉस्ट तो शॉर्ट रन में नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम डिमांड कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में सोचिए, और डिमांड कैसे घटा सकते हैं इसके बारे में सोचिए। एग्रीगेट डिमांड नीचे कब आएगी और एग्रीगेट डिमांड ऊपर कब आएगी? एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, जो डिमांड हम कमोडिटीज की कर रहे हैं, तो अगर हम सेविंग्स बढ़ा देंगे, अगर हम सेविंग्स बढ़ा देंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट घट जाएगा। अगर हम एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देंगे, कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में अभी बात नहीं की है मैंने, बढ़ा देंगे तो एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट बढ़ जाएगा। तो इफ वी कैन रिड्यूस सेविंग्स, एग्रीगेट डिमांड विल राइज, employment will rise. If we increase saving, aggregate demand will decrease and the employment will decrease. यहां तक डायग्राम समझ में आ गया? Yes, sir. डायग्राम क्लियर होना चाहिए, समझा तो मैं फिर दूंगा। अब कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ। सेविंग घटने से एग्रीगेट डिमांड घटती है, सेविंग बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड जो भी होता है, अब आप अंदाज लगा लीजिए। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पे जिस पॉइंट पे मिलेगी उस पॉइंट पर एम्प्लॉयमेंट का लेवल तय हो जाएगा। हाउ इज नेसेसरी कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट हो? फुल एम्प्लॉयमेंट तो केवल एक पॉइंट है, केवल एक पॉइंट है जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट है, एंड दैट इज दिस इज द लिमिटिंग केस, दिस इज द लिमिटिंग केस। अब आप कहेंगे इसके बाद क्या होगा, वो भी पढ़ाऊंगा, घबराइए मत, इसके बाद क्या होगा ये भी पढ़ाऊंगा। अभी तक अगर समझ में आ गया हो तो बता दो भाई, क्योंकि फिर क्लास का टाइम, हमारा तो क्लास का टाइम इतनी जल्दी खत्म हो जाता है, इसीलिए मैं लेना नहीं चाहता ये 50 मिनट वाला पीरियड। आई वांट टू टेक ए पीरियड व्हिच इज लॉन्गर। फिर लेट अस सी, समझ में आ गया है? यस सर। Yes, sir. हाँ, छोड़ दें आज? यस सर। सर हाँ सर, नेगेटिव सेविंग्स का कॉन्सेप्ट क्या है? नेगेटिव सेविंग इससे संबंधित नहीं है, चलिए वो भी बता देता हूँ। नेगेटिव सेविंग का इससे कोई कंसेप्ट नहीं है। नेगेटिव सेविंग एक अलग चीज है, उसके बारे में भी बात कर सकता था, लेकिन शायद इस समय बात करने की जगह नहीं थी। नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेगेटिव सेविंग्स का मतलब है कि अगर हमारा कंजम्पशन वाई से ज्यादा है तो नेगेटिव हो गई ना सेविंग। यार हम पुराना सामान बेच के खा रहे हैं, उधार लेकर खा रहे हैं, तो ये सेविंग कैसी है? नेगेटिव नहीं है। होगी सर। बस आज बेटा असल में दूसरों का टाइम लग जाता है, मैं क्या करूं, इसलिए मुझे क्लास छोड़ना पड़ता है। मैं ये नहीं चाहता कि छोड़ दूं, बट आई हैव टू। क्या जो श्रद्धा यादव स्पीक फर्स्ट एंड देन आदित्य। श्रद्धा बोलिए। सर, जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है क्या वो निगेटिव सेविंग होती है? डिस इन्वेस्टमेंट को हमने क्या कहा? नेगेटिव इन्वेस्टमेंट। नेगेटिव सेविंग को हमने क्या कहा? ध्यान से देखिए दोनों में फर्क क्या आया। नेगेटिव सेविंग्स इंडिविजुअल के लिए है, माइक्रो कंसेप्ट है। नेगेटिव इन्वेस्टमेंट मैक्रो कंसेप्ट है। इसी को मुझे और आगे पढ़ाना है। माइक्रो वर्सेस मैक्रो अभी आपके दिमाग में क्लियर नहीं हो रहा है। मेरी इनकम से अगर कंजम्पशन ज्यादा है तो दिस इज नेगेटिव सेविंग। देश तो ऐसा करता ही है। कभी आपने बजट ऐसा देखा जो सरप्लस होता है? बजट हमेशा कैसा होता है? डेफिसिट होता है कि नहीं होता? Yes, तो मैक्रो लेवल पर अलग शब्द इस्तेमाल होता है, माइक्रो लेवल पर अलग शब्द इस्तेमाल होता है। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी माइक्रो वर्सेस मैक्रो अभी समझा नहीं पाया, एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी भी पूरी नहीं कर पाए। केन्स थोड़ा मुश्किल, ज्यादा मुश्किल नहीं, बस दिमाग खोले रखिए, मैं पूरा केन्स करके जाऊंगा।
सर हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सेविंग कैसे होती है हमारे लिए? हमारी सेविंग का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन हमारी हर सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं होती। हमारी हर सेविंग इन्वेस्टमेंट कैसे नहीं होती, अभी मैंने बताया। हमने तो एक तरीके से नौकर को रखा था, उसको हटा के सेविंग कर लिया, लेकिन एक तरीके से वो इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट कैसे था? क्योंकि उसको जो पैसा मिलता वो पूरी दुनिया में फैलता ना। तो हम जिसको सेविंग समझते हैं, यही तो मैं कह रहा हूं कि माइक्रो लेवल ऑफ सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। अभी मैं फिर इसका मतलब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसको भी पढ़ाऊंगा। तो मुझे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में अगले दिन पढ़ा कर तब छोड़ूंगा, कर दूंगा शिवांश जी, वो भी कर दूंगा। आज नहीं बेटा, टाइम ओवर हो गया। 1 घंटा मैं पढ़ा चुका, जबकि मेरा क्लास 50 मिनट से कम का होता है। बहुत से लोग भाग भी गए, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं सब डर के मारे। अभी कुंवर जी सब लोग भाग गए हैं, फिर बात कर लेंगे किसी समय। सर बस एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, सेविंग बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड? नहीं, सेविंग बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड घटेगी। ओके सर। जब आपने सेविंग बढ़ा ली, यानी पैसा अपनी जेब में रख लिया, तब आप मेज, कुर्सी, साइकिल कुछ नहीं खरीदेंगे ना। यस सर। तो एग्रीगेट डिमांड घटेगी। जब आप सेविंग घटाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ओके सर। सर सेविंग बढ़ाएंगे, एग्रीगेट डिमांड घटेगी, और सर एम्प्लॉयमेंट भी घटेगा उसके साथ में। यार कितना पीरियड का टाइम हो चुका, तुम समझो। मैं इसको फिर से पढ़ा दूंगा भाई, मैं भाग नहीं रहा हूं। आदित्य, हम फिर से पढ़ा देंगे। ओके तो हमने तो आज भी कहा था क्वेश्चन पूछना शुरू करो, तुम लोगों ने कहा पहले डायग्राम एक्सप्लेन कर दीजिए। हम तो कह रहे हैं आजकल क्वेश्चन ही पूछना अगली बार, ठीक है? नो सर, आपने डायग्राम पढ़ा नहीं, कोई नहीं, क्लास ऑफलाइन नहीं, कोई क्लास ऑफलाइन नहीं हो रही अभी। हमको वाइस चांसलर ने परमिशन नहीं दिया। थैंक यू सर। थैंक यू, आज के लिए थैंक यू। अगले हफ्ते